मिनिस्ट्रल साइकिल की बात करेंगे। अगला टॉपिक हमारे पास है मासिक चक्र या उसी को आर्तो चक्र कहते हैं। ठीक है ना, कुछ पॉइंट्स इसके देखेंगे हम लोग। मादा प्राइमेट्स, मादा प्राइमेटो जैसे बंदर का बंदर कप मनुष्य आदि में होने वाले मनुष्य आदमी होने वाले जनन चक्र को जनन चक्र रिप्रोडक्टिव साइकिल, चक्र रिप्रोडक्टिव साइकिल को आर्तो चक्र मिनिस्ट्रल साइकिल कहते हैं। मिनिस्ट्रल साइकिल, ठीक है ना। सामान्य भाषा में से इसे माहवारी भी कहते हैं। आर्तो चक्र की शुरुआत, दूसरा पॉइंट, आर्तो चक्र की शुरुआत यौन रंग यानी प्योरिटी, यौन रंग से होती है। प्रथम आर्तो चक्र, आर्तो चक्र ऋतुस्राव, आर्तो चक्र कहिए उसको, ऋतुस्राव चक्र को। रजो दर्शन, प्रथम आर्तो चक्र या ऋतुस्राव को रजो दर्शन यानी मीनार कहते हैं। मीनार कहते हैं, जो प्राय 28 से 29 दिन, 28 से 29 दिन पर पुनः दोहराया जाता है। जाता है, ठीक है। अतः एक रजोधर्म से रजोधर्म को इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्ट्रेशन, एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच की घटना, एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच की
घटना चक्र को आर्तव चक्र कहते हैं। आर्तव चक्र कहते हैं। अब ये जो आर्तव चक्र आपका है, आर्तव चक्र को आर्तव चक्र की तीन प्रमुख अवस्था होती है। पहला मिनिस्ट्रियल फेज कहते हैं हिंदी में आर्तव प्रावस्था। आर्तव प्रावस्था इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्ट्रियल फेज। दूसरा क्या है? पुटक प्रावस्था। पुटक प्रावस्था को कहते हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज। और तीसरा पीत प्रावस्था। इसको कहते हैं इसमें पीत प्रावस्था को ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज कुछ चीजें जानते हैं। तो चलिए कुछ बातें इसकी देखते हैं। ये है आपका मासिक चक्र या आर्तव चक्र। तो मादा प्राइमेटो, ठीक है ना, जितनी क्या होती हैं मादा प्राइमेटो की बात हम लोग करें, जैसे कि बंदर है, कपि है, मनुष्य है, ठीक, इसमें होने वाले जनन चक्र को, रिप्रोडक्टिव साइकिल को क्या कहा जाता है? आर्तव चक्र कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि मादा प्राइमेटो जैसे कि बंदर, कपि, मनुष्य आदि में होने वाले जनन चक्र को, यानी कि रिप्रोडक्टिव साइकिल को क्या कहते हैं? आर्तव चक्र यानी मिनिस्ट्रियल साइकिल कहते हैं। ठीक, सामान्य भाषा में अनदर वर्ड हम इस आर्तव चक्र को क्या कहते हैं? महावारी कहते हैं। ठीक है ना। आर्तव चक्र की शुरुआत, अब पहली बात तो ये है कि ये जो मिनिस्ट्रियल साइकिल है ये शुरू कब होती है? एट अ प्यूबर्टी शुरू होती है, जन्म से तो शुरू नहीं होगी, एट अ प्यूबर्टी शुरू होगी। आपको पता है कि 10 से लेकर के 13 साल की अवस्था ये जो है यौनारंभ की अवस्था मानी जाती है फीमेल में। तो जो आर्तव चक्र है उसकी शुरुआत कहां से होती है? यौनारंभ से होती है। प्रथम आर्तव चक्र यानी कि जब सबसे पहला फर्स्ट मिनिस्ट्रियल साइकिल शुरू होता है किसी फीमेल में, मान लीजिए कि 13 साल में जो पहला मिनिस्ट्रियल साइकिल शुरू हुआ, तो उसी की बात कर रहा है कि प्रथम आर्तव चक्र यानी ऋतुस्राव चक्र को क्या कहते हैं? रजो दर्शन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि रजो दर्शन किसे कहते हैं, यानी मीनार किसे कहते हैं? मीनार किसे कहते हैं? तो जब किसी भी फीमेल में क्या होता है? आर्तव चक्र की शुरुआत कब होती है? एट अ प्यूबर्टी होती है, क्योंकि एट अ प्यूबर्टी जो है बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होंगे हाइपोथैलेमस से, वहीं से प्रक्रिया शुरू होगी। तो एट अ प्यूबर्टी जब किसी भी फीमेल में पहली बार आर्तव चक्र शुरुआत होगा, यानी कि ऋतुस्राव का शुरुआत होगा, तो उसको क्या कहते हैं? रजो दर्शन कहते हैं। क्या कहेंगे? रजो दर्शन। तो रजो दर्शन किसे कहते हैं? यौनारंभ, यहाँ कह रहा है आर्तव चक्र की शुरुआत यौनारंभ से होती है। प्रथम आर्तव चक्र यानी प्रथम ऋतुस्राव को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? रजो दर्शन कहते हैं या मीनार कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि प्रथम किसी भी फीमेल में जब पहली बार क्या होता है? ऋतुस्राव होता है, तो उसे हम रजो दर्शन कहते हैं। ठीक, जो प्रायः क्या होता है? 28 से 29 दिन पर पुनः दोहराया जाता है। देखिए यहाँ पर 1 से लेकर के 28 दिन, फिर 28 दिन के बाद क्या है? रजोधर्म की प्रक्रिया है। ये रजोधर्म हुआ,
ठीक, यानी कि ब्लीडिंग हुई, फिर उसके बाद 28 दिन के बाद फिर रजोधर्म की प्रक्रिया हुई। तो एक रजोधर्म से लेकर के दूसरे रजोधर्म के बीच की घटना देखिए आप, एक रजोधर्म से और दूसरे रजोधर्म के बीच की घटना आप देखेंगे तो ये सारी की सारी जो घटना आपके सामने रखी हुई है, जिसका चित्र हमने यहाँ पर बनाया है, तो एक रजोधर्म से लेकर के और दूसरे रजोधर्म के बीच की घटना को क्या कहते हैं, इसी घटना को हम आर्तो चक्र कहते हैं। क्लियर, देखिए कह रहा है एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच की घटना चक्र को आर्तो चक्र कहते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहते हैं। तो रजोधर्म का मतलब क्या होता है, रजोधर्म की जो प्रक्रिया है यानी कि ब्लीडिंग का आना रजोधर्म कहलाता है। तो रजोधर्म, एक रजोधर्म ठीक से लेकर के दूसरे रजोधर्म के बीच की संपूर्ण घटनाओं को क्या कहते हैं, घटना चक्र को क्या कहते हैं, आर्तो चक्र कहते हैं। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक चीज क्लियर हुई कि आर्तो चक्र किसे कहेंगे, एक रजोधर्म से लेकर के दूसरे रजोधर्म के बीच संपूर्ण घटना चक्र को क्या कहा जाता है, आर्तो चक्र कहा जाता है। तो रजोदर्शन किसे कहते हैं, रजोदर्शन किसी फीमेल में पहली बार जब क्या होगा, ऋतुस्राव शुरुआत होगी तो उसी को हम क्या कहते हैं, रजोदर्शन या उसी को मीनार कहते हैं। क्लियर हुआ, शब्दों को देखिएगा आप। ठीक, अब कह रहा है ये जो आर्तो चक्र है इसके 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की 3 फेज होती है। पहली फेज है आर्तो प्रावस्था, इसे हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज जो 1 से लेकर के और 5, इसका मतलब कि 3 to 5 डेज यानी रजोधर्म होगा। तो 3 से लेकर के 5 दिन तक चलता है, 3 से लेकर के 3 दिन तक ब्लीडिंग हो सकती है या 5 दिन तक हो सकती है। तो इस अवस्था को मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। जाने रखिएगा आर्तो प्रावस्था जो है वह कितने दिन की होती है, 3 से लेकर के 5 दिन की हो सकती है। क्लियर, तो ये 3 से लेकर के 5 दिन की अवस्था क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, आर्तो प्रावस्था कहलाएगी, मेंस्ट्रुअल फेज कहलाएगी। क्लियर हुआ, मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन का होगा, 3 से लेकर के 5 दिन का होगा। पुटक प्रावस्था यानी कि पुटकों का फॉर्मेशन होगा। फॉलिकल फेज देख रहे हैं ना, अंडाशय की प्रक्रिया देख रहे हैं, यहाँ पर फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फॉलिकल का इसको कहते हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज कहां से शुरू होता है, 6वें दिन से लेकर के 15, 16, 17 दिन, याद रखिएगा 6 से लेकर के 17वें दिन तक की जो संरचना, वैसे हम इसको जो है 28 दिन का आर्तो चक्र होता है, तो 28 दिन के आर्तो चक्र में 14वें दिन यहाँ लेते हैं मध्य की, मतलब 28 का मध्य कितना होगा, 14 दिन के अंदर अंडाणु बाहर निकल जाते हैं, समझ रहे हैं बात को। लेकिन 14, 15, 16, 17 दिन तक जो है 6 से लेकर के 17वें दिन तक क्या होगा, फॉलिकुलर फेज कहलाएगा। यानी कि 6 से 17 दिन के बीच का जो समय होगा वो कौन सा समय होगा, पुटक प्रावस्था। यहाँ पर पुटकों का यानी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आता है पीक प्रावस्था यानी कि ल्यूटियल फेज। तो देखिए अब उसके बाद क्या हो, 14वें दिन के बाद कार्पस ल्यूटियम हेमिराइड, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होने लगा ना, तो ये ल्यूटियल फेज होगा। ये क्या होगा, ल्यूटियल फेज होगा। तो अभी आप इतना जानिए सबसे पहले कि मासिक चक्र या आर्तो चक्र किसे कहते हैं। एक रजोधर्म से लेकर के दूसरे रजोधर्म के बीच की घटना चक्र को आर्तो चक्र कहा जाता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट है कि रजोदर्शन किसे कहते हैं। तो किसी फीमेल में जब पहली बार ऋतुस्राव की प्रक्रिया होती है तो उसे हम रजोदर्शन कहते हैं। और दूसरी चीज यह भी आपको याद रखना है कि रजोधर्म किसे कहते हैं। जो ब्लीडिंग की प्रक्रिया होती है यानी गर्भाशय, आप देखेंगे ये क्या है, गर्भाशय। क्या है ये, गर्भाशय है। गर्भाशय में देखिए अंदर की तरफ क्या है, ये एंडोमेट्रियम। ये क्या है, एंडोमेट्रियम है। ये क्या है, मायोमेट्रियम है। और सबसे बाहर की तरफ जो है, इन दोनों की बात तो हमको करना नहीं है, हमको एंडोमेट्रियम की बात करना है। ये जो आप देख रहे हैं, ये लेयर आप देख रहे हैं रेड कलर की ना, ये एंडोमेट्रियम हमने बनाया है। ये क्या बनाया है, एंडोमेट्रियम बनाया है। तो एंडोमेट्रियम क्या हो जा रही है,
अगर मान लीजिए में भी क्या होता है कि यहाँ पर ये प्रोसेस देखिए, एग है, यह एग यहाँ निकल करके आता है एम्पुलरी अस्थमा जंक्शन पर। अगर एम्पुलरी अस्थमा जंक्शन पर एग आया और यहाँ से स्पर्म आया और स्पर्म इसको मिला तो फर्टिलाइजेशन हुआ तब तो अंतःरोपण की प्रक्रिया हो जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब तो ये जब अंतःरोपण की प्रक्रिया होगी तो जो आपका क्या है, ये जो आपका क्या है, एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम और भी दृढ़ हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये एंडोमेट्रियम क्या होगा, गिरनी शुरू होगी। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम यह क्या होगी, नष्ट होगी। और इसके साथ साथ जो हमने यहाँ पर ब्लड वेसल्स बनाई हैं वह भी क्या होंगी, गिरनी शुरू होंगी। तो जब गिरनी शुरू होंगी तो उस प्रक्रिया को कहेंगे रजोधर्म। अब देखिए यहाँ रजोधर्म हुआ ना, यहाँ पर हुआ, उसके बाद फिर से एंडोमेट्रियम तैयार हो रहा है। फिर से देखिए इसकी यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए कि थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम की मोटाई। तो अभी आप ये समझिए केवल कि आर्तो चक्र क्या है, एक रजोधर्म से लेकर के दूसरे रजोधर्म के बीच की संपूर्ण घटना चक्र को हम आर्तो चक्र कहते हैं। ये बात क्लियर हुई। दूसरी बात यह भी क्लियर है कि मीनार किसे कहते हैं, किसी फीमेल में जो पहले क्या होता है, पहला ऋतुस्राव होता है वह क्या कहलाता है, रजोदर्शन कहलाता है। तीसरा पॉइंट यह याद रखना है कि फीमेल में जो आर्तो चक्र की शुरुआत होती है वो कब होती है, यौनारंभ के समय, एट अ प्यूबर्टी। ठीक, बचपन से तो होगी नहीं, तो यौनारंभ के समय क्या हो जाती है, आर्तो चक्र की शुरुआत होती है, जो प्रायः 28 से 29 दिन के बाद, एक से देखिए 28, फिर 28 दिन के बाद क्या होगा, ये दोहराया जाएगा। और हमेशा यह चलता रहता है। फीमेल में ये जो आर्तो चक्र है वो 50 से लेकर के कहीं किसी फीमेल में 55 साल तक भी आर्तो चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल देखी गई। उसके बाद मेनोपॉज की अवस्था आती है, मतलब ये ब्रेक हो जाती है प्रक्रिया। ठीक, आर्तो चक्र ब्रेक हो जाती है। तो मान के चलिए कि 50 साल तक माना जाता है, 50 साल 52 साल, बहुत चीजें इस पर डिपेंड करती हैं, खान पान पे भी डिपेंड करता है। किसी फीमेल में 55 साल तक भी मेंस्ट्रुअल साइकिल देखी गई है। क्लियर? तो कब से शुरू होती है, यौनारंभ से शुरू होती है। कहां तक चलेगी, 50-55 साल तक चलती है। उसके बाद मेनोपेज की अवस्था आती है। रजोदर्शन क्या होगा, पहले ऋतुस्राव को रजोदर्शन। क्लियर? तीसरी बात कि आर्तो चक्र की कितनी प्रमुख अवस्थाएं होती हैं, तो याद रखिएगा आर्तो चक्र की प्रमुख 3 अवस्थाएं हैं। पहला है आर्तो प्रावस्था, कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरा है पुटक प्रावस्था, कहते हैं फॉलिकुलर फेज। और तीसरा है पीत प्रावस्था, कहते हैं ल्यूटियल फेज। क्लियर? अब कुछ बातें इसमें और हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। यानी कि जब क्या होता है कि यौनारंभ की कंडीशन में आता है एट ए प्यूबर्टी, तो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है GnRH, क्या कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है ना, GnRH किस पे कार्य करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, आप देखिए कि जब यौनारंभ की कंडीशन होगी, यानी कि यौनारंभ की जो आपका आर्तो चक्र है यौनारंभ से शुरू होता है, तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है GnRH, जो किस पे कार्य करता है, जो कार्य करता है एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी को कहता है 2 हार्मोन स्रावित करने के लिए, एक LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? यह भी आप जाने रखिए। अगला पॉइंट एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की कम मात्रा, लिखिए, नहीं सब लिखाऊंगा मैं। एस्ट्रोजन की कम मात्रा LH के स्राव को रोकता है। एस्ट्रोजन की कम मात्रा
LH के स्राव को रोकता है। सब याद करना है आपको, याद कर डालिए। एस्ट्रोजन की कम मात्रा LH के स्राव को रोकता है और एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा, एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा, एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा LH के स्राव को बढ़ाता है, LH के स्राव को बढ़ाता है, LH के स्राव को बढ़ाता है। ठीक है। FSH पुट्टिकाओं को प्रेरित करता है क्या करने के लिए? वृद्धि करने के लिए। FSH पुट्टिकाओं को वृद्धि करने के लिए प्रेरित करता है। क्लियर है? इसके अलावा क्या होता है कि वृद्धि कर रहे पुटक से भी, वृद्धि कर रहे पुटक से भी, वृद्धि कर रहे पुटक से भी क्या होता है? एस्ट्रोजन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। ठीक है। एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा, अगला पॉइंट, एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा, एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा और GnRH की अधिक मात्रा, और GnRH की अधिक मात्रा GnRH की अधिक मात्रा LH के स्राव को बढ़ा देता है, LH के स्राव को बढ़ा देता है, LH के स्राव को। और प्रोजेस्टेरॉन जो निकलता है एक हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को सुविकसित बनाता है, सुविकसित बनाता है। इतनी चीजें अभी यहां से कंफर्म करते हैं। ये क्लियर हुआ आपका कि मादा प्राइमेटो जैसे कि बंदर का भी मनुष्य आदि में होने वाले जनन चक्र को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव साइकिल या आर्तो चक्र कहते हैं। ठीक है। मनुष्य में ब्लीडिंग होती है और बंदरों में भी ब्लीडिंग होती थी। अब संभवतः अब के जो बंदर हैं उनमें क्या है? आर्तो चक्र में ब्लीडिंग की प्रक्रिया संभवतः नहीं पाई जाती है। ठीक है। तो कह रहा है कि मादा प्राइमेटो जैसे कि बंदर तक मनुष्य आदि में होने वाले जनन चक्र को क्या कहते हैं? आर्तो चक्र कहते हैं। तो आर्तो चक्र की डिफिनेशन क्या है? एक रजोधर्म से लेकर के दूसरे रजोधर्म के बीच की संपूर्ण घटना चक्र को आर्तो चक्र कहते हैं। किसी भी फीमेल में जब पहली बार क्या होगा? ऋतुस्राव होगा तो उसे क्या कहेंगे? रजो दर्शन कहते हैं या उसी को मीनार कहते हैं। जो आर्तो चक्र है उसकी प्रमुख रूप से कितनी अवस्थाएं हैं? तो 3 अवस्थाएं हैं भैया। पहला है आर्तोप्रावस्था जो कि क्या होती है? 3 से 5 दिन तक की होती है। आर्तोप्रावस्था 3 से 5 दिन तक की। पुटक प्रावस्था जो 6वें दिन से लेकर के 15, 16, 17वें दिन तक की होती है। और उसके बाद पीत प्रावस्था यानी कि ल्यूटियल फेज होता है जिसमें कि कार्पस ल्यूटियम आदि का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जब क्या होगा? यौनारंभ की कंडीशन आए यानी कि एट प्यूबर्टी
हाइपोथैलेमस में, प्यूबर्टी क्या होगा, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है ना। फीमेल में एट प्यूबर्टी GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स उत्पन्न होता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी अग्रप्यूस ग्रंथि पर कार्य करता है। बात को समझिएगा, जो अग्रप्यूस ग्रंथि पर कार्य करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर कार्य करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी को FSH और LH को स्रावित करने के लिए प्रेरित कर देता है। क्लियर। अब FSH और LH इन दोनों हार्मोन्स का क्या होता है, स्राव होता है। LH का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और FSH का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये स्रावित होते हैं, कहां से स्रावित हो रहे हैं, स्रावित होते हैं ये इंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा। इंटीरियर पिट्यूटरी GnRH इंटीरियर पिट्यूटरी पे कार्य किया, और LH और FSH का स्राव हुआ। क्लियर। अब यहां पर आप देखिए, कह रहा है कि एस्ट्रोजन की कम मात्रा, एस्ट्रोजन की कम मात्रा, ये है एस्ट्रोजन, देख रहे हैं ना, एस्ट्रोजन की कम मात्रा LH के स्राव को रोकता है। तो यहाँ देखिए अंडाशयी हार्मोन्स, अंडाशय से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं, उस हार्मोन्स में हमने रेड कलर से दिखाया है एस्ट्रोजन का लेवल, यानी कि ग्राफ कम है। तो जब एस्ट्रोजन कम है तो आप देखिए LH भी क्या है, कम है। क्लियर हुआ। देखिए कह रहा है एस्ट्रोजन की कम मात्रा LH के स्राव को रोक देती है। चूंकि अंडाशय से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं वह हार्मोन्स है एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन का स्राव जब का क्या होगा, कम होगा। इस बात को फोकस कीजिएगा, जब एस्ट्रोजन का स्राव कम होगा तो LH भी क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स भी कम होगा। तो यहाँ पर ग्राफ देखिएगा, एस्ट्रोजन का ग्राफ कम है, एस्ट्रोजन का ग्राफ कम है, तो LH का ग्राफ देखिए, इसका भी ग्राफ कम है। चूंकि एस्ट्रोजन FSH को नहीं छेड़ता है, इसलिए शुरुआत में आप देखेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो पीयूष ग्रंथ से स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं, वो उसका ग्राफ क्या है, बढ़ा हुआ है। देख रहे हैं शुरुआत में FSH बढ़ता है। इन तीनों को लिंक करके फिगर को आपको पढ़ना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना। ये तो आपका एंड्रोमेट्रियम है, ये फिगर क्या है, एंड्रोमेट्रियम का है। ये अंडाशयी हार्मोन्स हैं जो निकल रहे हैं। तो अंडाशय से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और इनहिबिन। क्लियर ना, ये तीन हार्मोन्स निकलते हैं। तो अभी देखिए कह रहा है कि एस्ट्रोजन का लेवल अगर कम है तो LH का भी लेवल क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि एस्ट्रोजन, यहाँ देख लो बेटवा, नहीं समझ में नहीं आई है, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या करता है, LH के स्राव को रोकता है। क्लियर, भूलिएगा नहीं, एस्ट्रोजन क्या करता है, LH के स्राव को रोकता है। लेकिन इस एस्ट्रोजन का इस FSH से कोई लेना देना नहीं है। तो शुरुआती दौर में जो पीयूष ग्रंथ से हार्मोन्स निकलता है उसमें FSH का लेवल बढ़ा हुआ होगा और LH का लेवल कम होगा। क्लियर हुआ। अब क्या होगा कि एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा LH के स्राव को बढ़ाता है। तो एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा, अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से देखिए, जब कह रहा है कि जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन की अगर मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ती है, बढ़ गई। ठीक, एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ी कब, 14वें दिन, देखिए मतलब मध्य में 14वें दिन, लिंक कीजिएगा 14वें दिन। तो जब एस्ट्रोजन की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, तो आप देखिए LH देख रहे हैं ना, ग्राफ देखिए, LH की मात्रा बढ़ जाएगी। यानी कि एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा LH के स्राव को बढ़ा देता है। एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा, यहाँ पर देखिए एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है, इसका ग्राफ देखिए ऊपर की तरफ गया ना। तो एस्ट्रोजन, यहाँ से आप देखिए, यहीं पर देख लीजिए, ये आपका है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का ग्राफ हम बढ़ा रहे हैं, एस्ट्रोजन का ग्राफ बढ़ा रहे हैं। तो जब एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो देखिए आपका LH क्या हो गया, बढ़ गया। तो 14वें दिन यानी कि मध्य में LH का स्राव सबसे अधिक होता है।
आर्तो चक्र के मध्य में, मध्य मतलब 28 दिन का है तो 28 का मध्य कितना होगा, 14 होगा। तो आप जरा नोट कीजिएगा 14, 14 देखिए 14, 14वें दिन क्या हुआ, LH का स्राव सबसे अधिक होता है, यानी कि LH 14वें दिन मध्य में, किसके मध्य में, आर्तो चक्र के मध्य में LH अपने उच्चतम शिखर पे होता है। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सबसे अधिक कब निकलता है, 14वें दिन। तो जब सबसे अधिक होगा तो उसे हम LH सर्ज करेंगे। क्या कहते हैं, LH सर्ज। ये पूछा जाएगा आपसे कि LH सर्ज की प्रक्रिया कब होती है, आर्तो चक्र में। आर्तो चक्र में LH सर्ज की प्रक्रिया कब होगी, 14वें दिन, बिल्कुल मध्य में होगी। बात समझ रहे हैं। तो क्लियर कट समझिएगा कि एस्ट्रोजन की कम मात्रा LH के स्राव को कम कर देती है, एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा LH के स्राव को बढ़ा देती है। तो अब LH बढ़ेगा 14वें दिन। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि 14वें दिन ही एस्ट्रोजन, देखिए यहाँ पर देखिए 14वां दिन, तो एस्ट्रोजन बिल्कुल बढ़ा हुआ, एस्ट्रोजन का ग्राफ बढ़ा है। तो अगर एस्ट्रोजन का ग्राफ बढ़ेगा तो LH का ग्राफ बढ़ेगा, एस्ट्रोजन का ग्राफ घटेगा तो LH का ग्राफ घटेगा। यहाँ आप देखिए LH जो है इसका ग्राफ देखिए आप घटा हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए LH का ग्राफ बढ़ा हुआ है। क्लियर। तो पीयूष ग्रंथ से स्रावित हार्मोन्स जो है सबको एक साथ लिंक करके आपको देखना है। पीयूष ग्रंथ से स्रावित हार्मोन्स यानी इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स जो LH हैं वो क्या है, स्टार्टिंग फेज में कम होंगे। क्यों कम होंगे, क्योंकि जो अंडाशय हार्मोन्स हैं, अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन्स एस्ट्रोजन है, वह एस्ट्रोजन शुरुआती दौर में कम होता है, उसका लेवल कम होता है। तो जब इसका लेवल कम है तो LH के स्राव को कम कर देगा, और जब यह 14वें दिन पहुंचेगा तो एस्ट्रोजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कहाँ, अंडाशय से एस्ट्रोजन ज्यादा निकली भैया। तो जब ज्यादा एस्ट्रोजन निकली तब क्या हुई, LH को बढ़ा देगा। तो 14वें दिन क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स अपने उच्चतम शिखर पे होगा। क्या होगा, अपने उच्चतम शिखर पे होगा। हाई देखो वो 14वें दिन क्या होगा, ग्राफियन पुट्टिका फट जाएगी, ग्राफियन पुट्टिका फट जाएगी और अंडाणु बाहर आएगा। सबको लिंक कीजिएगा साथ में, बात समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ से कि एस्ट्रोजन अंडाशय से निकलने वाला हार्मोन्स उसकी मात्रा कम तो LH की मात्रा कम, एस्ट्रोजन की मात्रा अधिक तो LH की मात्रा अधिक। और जब LH की मात्रा अधिक तो अंडाशय से ग्राफियन पुट्टिका फटा और फट करके अंडाणु बाहर आया 14वें दिन। कब आया, 14वें दिन। इस बात को आप नोटिस करके चलिएगा। अब कह रहा है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स पुट्टिकाओं की वृद्धि करने के लिए प्रेरित करता है। ये जो FSH निकल रहा है ये अंडाशय में जो पुट्टिकाएं हैं उनकी वृद्धि को प्रेरित करेगा। क्लियर। एक दिन में थोड़ा ना वृद्धि हो जाएगा, देखिए 14वें दिन में निकला है। तो जब FSH का फंक्शन क्या है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करेगा, अंडाशय में बनने वाली जो क्या है पुट्टिकाएं हैं, ठीक, यानी कि जो क्या है प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte से क्या होगा टर्शियरी oocyte, फिर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, फिर उसके बाद परिपक्व यानी कि ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा। फिर 14वें दिन ग्राफियन फॉलिकल फटेगी। क्लियर। और फटेगी तो एक अंडाणु बाहर आएगा। तो बाहर जब आएगा तो फुटक प्रावस्था है। ये कौन सी अवस्था है, फुटक प्रावस्था है। तो फुटक प्रावस्था जो है यहीं तक है फुटक प्रावस्था। और यहाँ काम कौन कर रहा है, काम कर रहा है FSH। यहाँ पर काम कौन कर रहा है, FSH। ध्यान दीजिएगा कि अंडाशय में जो फुटक का फॉर्मेशन है, फुटक के फॉर्मेशन को कौन प्रेरित करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स प्रेरित करता है। क्लियर। वह क्या करता है कि इस पुटक में वृद्धि करने को प्रेरित करता है, जिससे कि पुटक वृद्धि करके प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और अंत में क्या होता है कि परिपक्व फॉलिकल यानी ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन करता है। और वही 14वें दिन फट जाती है और फट करके एग क्या होता है, अंडाणु बाहर आते हैं।
क्लियर। अब आगे की प्रक्रिया कह रहा है कि वृद्धि कर रहे पुटक में भी एस्ट्रोजन स्रावित होता है। ये जो पुटक है जो वृद्धि कर रहा है कार्पस ल्यूटियम जब बनाएगा तो आप जानते हैं कि यह क्या करता है, एस्ट्रोजन स्रावित करता रहता है। यह भी क्या करेगा, एस्ट्रोजन स्रावित करता है। यानी कि पुटक भी, यहां से भी 3 हार्मोन्स निकलेंगे। कौन कौन से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और इनहिबिन। या 3 हार्मोन्सों को स्रावित करता है कार्पस ल्यूटियम। तो वृद्धि कर रहा जो क्या है, जो वृद्धि कर रहे पुटक हैं वह भी एस्ट्रोजन स्रावित करते रहते हैं। एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा, GnRH की अधिक मात्रा LH के स्राव को बढ़ा देती है। ध्यान दीजिएगा, अगर एस्ट्रोजन यहां से अधिक मात्रा में निकल रहा है तो एस्ट्रोजन जब अधिक होगा, एस्ट्रोजन कहां से निकला, पुट्टिकाओं से। कहां से निकला, पुट्टिकाओं से। तो एस्ट्रोजन पुट्टिकाओं से निकला, तो एस्ट्रोजन पुट्टिकाओं से निकला, एस्ट्रोजन की मात्रा अधिक हुई तो GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स की मात्रा भी अधिक हो जाती है। अगर एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ी तो GnRH की मात्रा भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, GnRH भी अधिक होता है और LH के स्राव को बढ़ा देता है। तो यह LH के स्राव को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो LH का स्राव यहाँ पर क्या है, देखिए आकर के यहाँ भी LH का स्राव थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, देख रहे हैं ना, LH का स्राव यहाँ भी बढ़ा हुआ है। यानी कि इस दौरान 17 कहाँ गया, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 यहाँ देखिए LH का स्राव क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। क्यों, क्योंकि पुट्टिकाओं से भी एस्ट्रोजन स्रावित होता है और जब एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है तो जरा आप देखिए एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन देख रहे हैं, यहाँ तो थोड़ा सा एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ी हुई है। तो ग्राफ में देखिए, तो जब एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी तो GnRH की मात्रा भी बढ़ेगी और जब GnRH की मात्रा बढ़ेगी तो LH की भी मात्रा बढ़ेगी। फोकस कीजिएगा इस पर। अगर क्या होगा, एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी तो GnRH की मात्रा भी बढ़ेगी और फिर LH की मात्रा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को सुविकसित करता है। इसके अलावा जो यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स निकल रहा है, आप देखिए हमने यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन, अब देखिए हमने यहाँ पर क्या दिखाया है, ये आपका रेड कलर से दिखाया है प्रोजेस्टेरॉन। देखिए प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ रही है ना, तो प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ रही है तो ये जो आपका एंडोमेट्रियम है, ये देखिए एकदम से इसकी परत क्या हो गई, बन करके क्लियर हो गई है। तो अब यहां से क्या होगा, जैसे ये रजोधर्म की प्रक्रिया हुई तो रजोधर्म की प्रक्रिया के बाद ये क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम सिकुड़ जाता है। क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब बढ़ेगा, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा तो जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा तैसे तैसे ये क्या होगी, एंडोमेट्रियम फिर से तैयार होगी। और देखिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट रहा है, घटा ना, 28वें दिन आकर के प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फिर से घट गया। तो जब घटा तो ये जो आपकी क्या है, जो एंडोमेट्रियम है ये टूटी और टूट करके क्या हो गई, फिर से बाहर निकली। यानी आप ऐसे समझिएगा कि ये गर्भाशय है, ये थोड़ा फोकस कीजिएगा, ये गर्भाशय है और ये क्या है, एंडोमेट्रियम है, चारों तरफ पाई जाती है। ये सब क्या है, दोनों एंडोमेट्रियम है। ठीक, अब एंडोमेट्रियम है, यहां से क्या होगा, गर्भाशय से ये जो आपका क्या है, ओवरी है, ये क्या है, ओवरी। ठीक, ओवरी से क्या निकलेगा, एग निकलेगा, अंडा कहां जाएगा, एम्पलरी अस्थमा जंक्शन पर जाएगा और शुक्राणुओं का वेट करता है। तो जब शुक्राणु यहां पर पहुंचेगा तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइज हो गया, तो अगर फर्टिलाइज हो गया तब क्या होगा, तब ये जो रुधिर का स्राव है, रजोधर्म की जो प्रक्रिया है, ये बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तब ये प्रक्रिया क्या होगी, तब ये एंडोमेट्रियम अपने आप को और सुदृढ़ बनाएगा और सुदृढ़ बनाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ, एक नॉर्मली अगर हम किसी गर्ल की बात करें तो जिसमें आर्तो चक्र आता है
तो ये जो प्रक्रिया होगी इसमें ये आपका अंडाणु क्या होगा, एम्पुलरी अस्थमा जंक्शन पे पहुंचा और पहुंचने के बाद क्या हुआ कि 28वें दिन की प्रक्रिया आप देखिएगा। 28वें दिन जब इसको स्पर्म नहीं मिला तो ये क्या होगा, ये जो आपका एंडोमेट्रियम होगा, एंडोमेट्रियम 28वें दिन ये गिरनी शुरू हो जाएगी। क्या होगी, गिरनी शुरू हो जाएगी। तो गिरेगी तो फिर जो है इसमें ब्लड वेसल्स भी पाई जा रही हैं, तो एक लाल रंग के तरल के रूप में यानी कि रुधिर के समान एक तरल के रूप में वो बाहर आएंगी। तो एग भी उसके साथ साथ बाहर आएगा, उसके साथ साथ एग भी बाहर आएगा। लेकिन ये प्रोसेस देखिए कि उसी समय अब रजोधर्म हो गया तो अब 1 2 3 4 5 दिन तक ब्लीडिंग हुई। अब उसके बाद 5वें दिन के बाद 6वें 7वें 8वें दिन 9वें दिन धीरे धीरे क्या होगा, अंडाशय में क्या होगा, यहाँ पुटक का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल कम है तो FSH LH का लेवल कम हुआ। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 14वें दिन आते आते LH सर्ज हुआ। तो 14वें दिन आते आते LH सर्ज हुआ तो अंडाशय में ये पुटक क्या होगा, इनका फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम होगा यहाँ पर गिर गया है तो यहाँ पर फिर से बनना शुरू हो जाएगा। यानी 14वें दिन आते आते ये क्या हो जाएगी, एंडोमेट्रियम फिर से तैयार हो जाएगी, फिर से क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। अब देखिए कि यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका लेवल डाउन हो रहा है। तो जब डाउन हो रहा है तो ये जब लेवल इसका डाउन होगा प्रोजेस्टेरॉन का तो फिर से ये दीवार गिरने वाली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्पर्म नहीं है। अगर मे भी मान लीजिए कि यह प्रक्रिया नहीं हो रही है, मतलब कि रजोधर्म की प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो उसका रीजन ये है कि प्रेगनेंसी हो गई है। अगर प्रेगनेंसी हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तब तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, तब तो इस एंडोमेट्रियम पर अंतःरोपण की प्रक्रिया हो जाएगी भ्रूण का, तब रजोधर्म की प्रक्रिया नहीं होगी, ऋतुस्राव नहीं होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी हो जाए तभी ऋतुस्राव ना। इसका और भी रीजन है, स्ट्रेच एक रीजन होता है, यानी कि मानसिक प्रेशर के कारण भी क्या होता है कि आर्तो चक्र में ऋतुस्राव नहीं होता है। आर्तो चक्र तो आता है लेकिन ऋतुस्राव की प्रक्रिया नहीं होगी, तो मानसिक प्रेशर के कारण भी ऐसा होता है। और एक रीजन इसका है, शरीर दुर्बल हो जाए, वीक हो जाए, कमजोर हो जाए। तो जो लोग कमजोर हैं उनमें भी ऋतुस्राव जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऋतुस्राव नहीं आता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें प्रेगनेंसी हो गया है। एक सामान्य की बात करेंगे, अगर एक सामान्य गर्ल की बात करेंगे जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नियमित चल रही है, तो जो नियमित चल रही है हर 28 डेज, तो अगर उसमें ऋतुस्राव नहीं हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है या तो स्ट्रेच बहुत ज्यादा वह लेती है, या तो फिर बहुत ज्यादा वीक है, जिसके कारण जो है ऋतुस्राव की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक। और तीसरी कंडीशन यही हो सकती है कि अगर प्रेगनेंसी हो गई है, अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो फिर ऋतुस्राव का होना बंद हो जाएगा। 9 महीने तो ऐसे ही नहीं आएगा जब तक कि शिशु जन्म नहीं ले लेगा। उसके 2-3 महीने बाद भी क्या होता है कि ऋतुस्राव की प्रक्रिया होती है। ठीक। तो सारी चीजों को जब लिंक करके आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल आपको जरूर लगेगा, लेकिन लिंक करके पढ़ेंगे तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। इस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग कल नेक्स्ट डे कर लेंगे, लेकिन कुछ चीजें आप जो है थोड़ा बहुत जानकारी इसकी अभी से रखे रहिए। तो जब रखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मादा प्राइमेटो, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं, मादा प्राइमेटो जैसे बंदर, कपि, मनुष्य आज में होने वाले जनन चक्र को क्या कहते हैं, आर्तो चक्र कहते हैं। क्लियर, बात समझ में आई। अब कह रहा है कि आर्तो चक्र की शुरुआत कब होती है, तो पॉइंट बी नोटेड, आर्तो चक्र की शुरुआत यौनारंभ से होती है। कहां से होगी, यौनारंभ से होती है। एक रजोधर्म से लेकर के दूसरे रजोधर्म, ठीक है, के बीच की संपूर्ण घटना को क्या कहते हैं, आर्तो चक्र कहते हैं। ठीक। आर्तो चक्र की प्रक्रिया में ऋतुस्राव होता है। किसमें होता है, मनुष्य में होता है। बंदरों में पहले होता था, अब ऋतुस्राव बंदरों में नहीं देखा जाता। तीसरा क्वेश्चन है कि भैया बताइए रजोदर्शन किसे कहते हैं, तो रजोदर्शन किसे कहते हैं, किसी फीमेल में जब पहली बार ऋतुस्राव होता है तो उसे हम रजोदर्शन कहते हैं। और चौथा क्वेश्चन यह भी है कि बताइए कि ये जो रजोदर्शन को मीनार भी कहते हैं,
ठीक है। प्रायः यह कितने दिन तक का होता है? 28 से 29 दिन, यानी कि प्रत्येक 28 या प्रत्येक 29 दिन के बाद ये फिर से रिपीट किया जाता है। क्लियर? अब उसके बाद कह रहा है कि यह जो आपका आर्तो चक्र है उसकी कुल कितनी प्रावस्थाएं हैं? 3 प्रावस्थाएं हैं। देख लीजिए आप 3 प्रावस्था कौन कौन से। एक तो आर्तो प्रावस्था, तो आर्तो चक्र की शुरुआत कहां से होती है? आर्तो प्रावस्था से होती है। आर्तो चक्र की शुरुआत आर्तो प्रावस्था से होगी, यहीं से होगी, ठीक है ना। एंडोमेट्रियम सिकुड़ जाएगा और जब सिकुड़ जाएगा तो ब्लीडिंग वजोधर्म की प्रक्रिया होगी जो 3 से लेकर के 5 दिन तक चलती है। याद रखना है आपको कि आर्तो चक्र की शुरुआत कहां से होती है? आर्तो प्रावस्था यानी कि मेनिस्ट्रुअल फेज से होती है। मेनिस्ट्रुअल फेज कितने दिन तक का होता है? 3 से लेकर के 5 दिन तक का होता है। क्लियर? उसके बाद क्या आती है? पुटक प्रावस्था। इस अवस्था में अंडाशय में पुटक का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? जिम्मेदार है आपके लिए हार्मोन्स, जो कि कहां से? अंडाशयी हार्मोन्स, ठीक है ना। तो ये सबको आप बिल्कुल लिंक कीजिएगा। तो यह जो पुटक प्रावस्था है ये कहां से शुरू होती है? 6वें दिन से लेकर के 15, 16, 17 दिन तक का पुटक प्रावस्था कहलाती है। और इसी में 14वें दिन यानी कि आवर्त चक्र के मध्य में क्या हो जाता है? अंडो उत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है। ग्राफियन पुटिका फटती है और उससे एक अंडाणु क्या होता है? बाहर आता है, जिसको कि फिम्बरी क्या करता है? कैच कर लेता है 14वें दिन और फिर उसको कहां ले जाता है? टेम्पररी अस्थमा जंक्शन पर ले जाता है। क्लियर? तो ये प्रक्रिया आप, उसके बाद है पीक प्रावस्था यानी कि ल्यूटियल फेज। अब यहीं से कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा। यहीं से क्या होगा कि ये जो पुटक है इनसे भी क्या होता है? हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से निकलते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इनहिबिटॉर। आगे उसकी चर्चा हम लोग कल करने वाले हैं। क्लियर? ये थोड़ा सा